नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों, मुकेश सहनी का लगभग महागठबंधन से अब बाहर जाना तय है। अगले सप्ताह मतलब अगस्त के पहले हफ्ते में मुकेश सहनी शायद इस बात की घोषणा कर दे कि एक बार फिर तेजस्वी यादव ने उनको धोखा दे दिया। अब सवाल यह है कि तेजस्वी यादव ने धोखा दिया या फिर मुकेश सहनी महत्वाकांक्षी है, अति महत्वाकांक्षी है। इस बात का अनुमान तो आने वाले दिनों में चुनाव में लगेगा कि क्या मुकेश सहनी ने अपनी सही कीमत लगाई है या तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को अंडर एस्टिमेट किया है। यह बातें स्पष्ट होगी जब चुनाव में मतदान होगा, क्योंकि चुनाव का मतलब है फैसला जनता करती है। न तेजस्वी यादव करने वाले हैं, न राहुल गांधी करने वाले हैं, न नरेंद्र मोदी और अमित शाह करने वाले हैं। जनता किसे पसंद करती है, किसके पास कितनी शक्ति है, यह तो जनता की अदालत में तय होगा। लेकिन जनता के समक्ष जाने के लिए, मतलब चुनाव में जाने के लिए, वर्तमान बिहार की राजनीति में कोई भी एक ऐसा दल नहीं है जो कि अकेले चुनाव लड़ना चाहती हो और चुनाव लड़कर सरकार बनाने की स्थिति में हो। यह बिहार के राजनीति की सच्चाई है। बिहार के राजनीति की सच्चाई है कि बिहार में जब कभी भी चुनाव लड़े जाएंगे या फिर सरकार बनेगी, वो गठबंधन की ही सरकार बनेगी। और जब गठबंधन की सरकार बनेगी तो कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि प्री पोल अलायंस भी करेंगे और कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो पोस्ट पोल अलायंस भी करेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे प्री पोल अलायंस की, कि क्या कारण है कि मुकेश सहनी को एनडीए महागठबंधन से बाहर जाना पड़ रहा है। पहले इस बात को जानेंगे, फिर यह जानने का प्रयास करेंगे कि मुकेश सहनी का अगला रास्ता, मंजिल कहां है, बीजेपी में है या प्रशांत किशोर की पार्टी में है। इस बात को की पड़ताल हम करने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि मुकेश सहनी क्यों महागठबंधन से अब दूरी बनाने को मजबूर हो गए हैं। मैं ये शब्द दोहरा रहा हूं, क्यों मुकेश सहनी महागठबंधन से बाहर जाने को मजबूर हो रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि महागठबंधन में उनकी मात्र 2 मांगे हैं। क्या है मांग, आपको भी पता है। मुकेश सहनी 60 सीटें उनको चाहिए, इसके लिए मुकेश सहनी अड़े हुए हैं। मैंने आपको 2 दिन पहले भी बताया था कि मुकेश सहनी को 60 सीट चाहिए और दूसरी उनकी मांग है डिप्टी सीएम। महागठबंधन में यही 2 मांग है उनकी। मुकेश सहनी की मात्र इच्छा है कि मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बने और डिप्टी सीएम बनने के लिए पर्याप्त मात्रा में एमएलए हो उनके पास, जिससे कि उनको कोई चुनाव के बाद इग्नोर नहीं कर सके। लेकिन समस्या यह है कि आरजेडी 60 सीट लाए कहां से मुकेश सहनी के लिए, कहां से निकाल कर दे, किसके खाते से निकाल कर दे। अगर हम मेजर प्लेयर्स की बात करें महागठबंधन के अंदर, तो मेजर प्लेयर्स हैं आरजेडी, कांग्रेस पार्टी, मुकेश सहनी और सीपीआईएमएल। मार्जिनल प्लेयर्स की बात करें तो सीपीआई, सीपीएम और पशुपति कुमार पारस की पार्टी है। अगर मेजर 4 पॉलिटिकल पार्टी के जैसे मैंने नाम लिया, आरजेडी नहीं चाहती किसी भी कीमत पर 140 सीट से कम उसे लड़ना पड़े, क्योंकि आरजेडी को इस बात का एहसास है, तेजस्वी यादव को इस बात का एहसास इस चुनाव में और ज्यादा हो गया है कि उनके गठबंधन के सहयोगी भी उनके साथ खेला कर सकते हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी खेला कर सकती है, मुकेश सहनी भी खेला कर सकते हैं। अगर आरजेडी के पास पर्याप्त मात्रा में विधायक जीतकर नहीं आएंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि महागठबंधन के सहयोगी ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने में अड़ंगा लगाए। इस बात का डर तेजस्वी यादव को और ज्यादा हो गया तब जब कांग्रेस पार्टी ने अब तक तेजस्वी यादव के सीएम पद की उम्मीदवारी को होल्ड पे रखा है। तो इसीलिए तेजस्वी यादव किसी भी कीमत पर आरजेडी के लिए 140 सीट से कम लड़ने को तैयार नहीं है। वही कांग्रेस की स्थिति है। कांग्रेस पार्टी भी 70 से नीचे आने को तैयार नहीं है।
मैंने बताया था आपको लगभग 15 दिन पहले कि आरजेडी ने 52 सीटें कांग्रेस पार्टी को ऑफर किया। कांग्रेस पार्टी लगातार दबाव बनाए हुए है कि नहीं 52 से काम नहीं चलेगा, मतलब 52 से काम नहीं चलेगा। लगातार राहुल गांधी का दबाव है, कांग्रेस पार्टी का दबाव है, पप्पू यादव के माध्यम से दबाव है, कृष्णा अल्लावरू के माध्यम से दबाव है, दलित मुख्यमंत्री बनाने की मांग के द्वारा दबाव है, मुसलमान मुख्यमंत्री बनाने की मांग के साथ दबाव है, और ऐसी मांगे करवाई जा रही है कांग्रेस पार्टी के अलग अलग नेताओं के द्वारा। कोई तारिक अनवर का नाम लेता है, कोई डॉक्टर अशोक कुमार राम का नाम लेता है, कोई राजेश राम को भी मुख्यमंत्री बनाने को तैयार है, कुछ लोग तो कन्हैया कुमार को भी मुख्यमंत्री बनाने को तैयार दिखते हैं। करें क्या तेजस्वी? समस्या है कैसे सीटें बांटे। अगर हर सहयोगी दलों की सीटों की संग उनकी उम्मीद के अनुसार सीटें लाएं तो 500 सीटें चाहिए, 243 सीटों से काम चलेगा नहीं। सीपीआईएमएल भी इस बात पर अड़ी हुई है कि सीपीआईएमएल का पिछले विधानसभा चुनाव चाहे 2020 का हो या फिर लोकसभा चुनाव 2024 का हो, सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट सीपीआईएमएल का रहा है दोनों चुनावों में। इसीलिए सीपीआईएमएल इस बात का दबाव लगातार बनाई हुई है कि पिछले विधानसभा चुनाव में जो उनको 19 सीटें मिली थी, इस बार कम से कम 25-26 सीटें लड़ने को मिले। मांग तो 30-35 सीटों की है, लेकिन 25-26 सीट पर ऐसी चर्चा है कि सीपीआईएमएल समझौता करने को तैयार है, उससे कम में समझौता करने को तैयार नहीं है। तो लेकिन तेजस्वी यादव ने टोटल 35 सीटें ऑफर की है, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल, पशुपति कुमार पारस को, लेकिन इतनी सीटों में इन लोगों का डिमांड पूरा हो नहीं रहा है। तो तेजस्वी यादव कहां से लाएं? मुकेश सहनी के लिए मात्र उन्होंने 15 से 16 सीटें बचा कर रखी है, और इस 15-16 सीटों पर मुकेश सहनी मानने को तैयार नहीं है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल भी उतना ही मुश्किल है मुकेश सहनी के लिए। किधर जाएंगे? भाजपा के साथ जाएंगे या प्रशांत किशोर के साथ जाएंगे? भाजपा के साथ समस्या क्या है कि मुकेश सहनी ने मांग किया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी, मतलब अमित शाह की प्रशंसा करते हुए कहा कि अमित शाह एक बेहतर चुनावी रणनीतिकार हैं, हर व्यक्ति के, हर राजनीतिक दल के, हर राजनीतिक नेता के असली स्ट्रेंथ को पहचानते हैं। मतलब कहना था मुकेश सहनी का कि अमित शाह को भी मुकेश सहनी की क्षमता का अनुमान है। इसीलिए अमित शाह अगर हमारी मांग मान लेते हैं तो मैं मुकेश सहनी बीजेपी के लिए जान भी दे सकता हूं, मतलब बीजेपी के साथ जा सकता हूं। लेकिन सवाल दूसरा है। सवाल यह है कि क्या बीजेपी तैयार होगी? बीजेपी 2-2 बार मुकेश सहनी को परख चुकी है। मुकेश सहनी आते हैं फिर छोड़कर चले जाते हैं। पिछली बार भी याद कीजिए, बीजेपी के मुकेश सहनी मंत्री बने थे, एमएलसी बने थे, बीजेपी के कोटे से बने थे, उनके 4 विधायक जीते थे, वो चारों के चारों बीजेपी के पुराने नेता थे। फिर भी मुकेश सहनी ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया। बीजेपी ने अंततः मुकेश सहनी को बर्खास्त करवाया बिहार मंत्रिमंडल से। तो अब बीजेपी को दूसरा है सवाल कि क्या बीजेपी मुकेश सहनी के सीटों की डिमांड को पूरा करने की स्थिति में है? यह भी एक बड़ा सवाल है। तो सवाल दूसरा भी खड़ा होता है, क्या जिस प्रकार से चिराग पासवान ताव दिखा रहे हैं नीतीश कुमार के बहाने एनडीए को, तो क्या चिराग पासवान का विकल्प नीतीश कुमार ढूंढ रहे हैं मुकेश सहनी में? यह भी विषय है एक। क्या नीतीश कुमार की तरफ से, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कोई तैयारी है मुकेश सहनी को फंसाने की कि चिराग पासवान अगर एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ते हैं तो उसका विकल्प मुकेश सहनी बन सके? जितना वोट चिराग पासवान के जाने से घटेगा वो वोट की भरपाई मुकेश सहनी से हो सके, ऐसी रणनीति पर चर्चा चल रही है। या फिर मुकेश सहनी प्रशांत किशोर की तरफ जाएंगे? यह भी सवाल है। क्यों सवाल उठ रहा है? इसका कारण है कि चिराग पासवान की तरह ही मुकेश सहनी ने भी प्रशांत किशोर की लगातार प्रशंसा शुरू कर दी है। किस बात का संकेत है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अंडर द टेबल बातचीत चल रही है मुकेश सहनी और प्रशांत किशोर की? क्योंकि आज से 10 दिन पहले तक मुकेश सहनी प्रशांत किशोर को एक व्यापारी बताया करते थे, आज प्रशंसा कर रहे हैं।
कुछ तो गड़बड़ है। दया, पता करो क्या है। आप दर्शकों से भी आग्रह है कि आप अपना विचार जरूर शेयर कीजिए कि आप क्या सोचते हैं, मुकेश सहनी का अगला कदम क्या होगा। क्या मुकेश सहनी के सीटों की जो डिमांड है वो बीजेपी पूरा कर पाएगी, या फिर उनके पास एकमात्र सहारा प्रशांत किशोर बचते हैं, उनके पास सीटों का अभाव नहीं है। क्या करेंगे मुकेश सहनी? आपसे भी आग्रह है, जवाब दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।